वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रमज़ान का महीना इबादत के साथ साथ तर्ज़ ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली का भी मौका फराम करता है। रोज़ा रखने से इंसान न सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत होता है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी इसके मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। खाने पीने के औकात में नज़्म आने से हाजमे के निज़ाम को वक्फा मिलता है और जिस्म को अपने निज़ाम को मुतवाज़न करने का मौका भी मिलता है। ताहम रोज़े के दौरान बाज़ अफराद को इफ्तार के बाद बदहज़मी, तेज़ाबियत और मैदे के भारीपन जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे हालात में कुछ लोग होम्योपैथी जैसे मुतबादल तरीका इलाज की तरफ भी रुजू करते हैं। आज की गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ा सेहत के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है और रोज़े के दौरान पैदा होने वाले बदहज़मी या मैदे की शिकायत में होम्योपैथी किस हद तक मदद फराम करने का दावा करती है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए उसाफ़े रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सईद अवान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो जिस तरह से हसनैन ने आपका एक खूबसूरत इंट्रो भी कराया इस सेगमेंट का, मुझे बताएं कि रोज़े से कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं जो हमें यूजली नहीं पता होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने सर बात की कि रमज़ान में जहाँ पे आपको रूहानी उसकी बरक़ात हासिल है, इसी तरह रोज़े रखने से आपके जिस्मानी तौर पर भी बहुत से आपको फ़वाइद हासिल होते हैं। मिसाल को तो देखें कि आपका जो ख़ासकर जिस तरह आपने बात की कि डाइजेशन के हवाले से मैदे में तज़ाबियत है, अफारा है, इंडाइजेशन के मसाइल हो जाते हैं, तज़ाबियत हो जाती है, बदहज़मी का शिकार हो जाता है इंसान। तो उससे रोज़ा रखने से कम अज़ कम ये आपके मैदे पे बर्डन जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरह साथ साथ आपका जो फैटी लीवर है, जो आजकल जो शुगर की जो सबसे बड़ी वजह है, वो भी कम हो जाती है, ख़ासकर रमज़ान में फ़ास्टिंग करने से। तो इसके साथ साथ आपका वेट लॉस वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में आपको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फिर शुगर में भी जिनको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को भी शुगर उनकी ख़ासकर रोज़ा रखने से, फ़ास्टिंग करने से, और उनकी शुगर भी नॉर्मल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सही हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि ये जो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है या फिर ये तरीका इलाज है सईद साहब, इसको लोग कहते हैं कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है, ये उस तरह से एलोपैथी की तरह एकदम से असरात मुरतब नहीं करता। सो रमज़ान में अगर कोई भी शख्स होम्योपैथिक की तरफ आता है तो उसमें भी लॉन्ग टर्म दवाएँ उसको मिलती हैं, कुछ ऐसी दवाएँ भी होती हैं जो एकदम से असर करती हैं? ये एक मिसकंसेप्ट है लोगों का कि जी होम्योपैथिक जो है वो उसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है या लॉन्ग टाइम होती है। ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक अगर आप उसके प्रिंसिपल पे गौर करें तो इसका जो एक्शन है, वो मोड ऑफ एक्शन है, वो ये तो आपने अपनी अपनी ज़िंदगी में भी डाल दिया ना, छोड़ो यार ये होम्योपैथिक है। कोई बंदा स्लो हो ना तो छोड़ो यार ये होम्योपैथिक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिसकंसेप्ट है, इसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं जो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चीदा मसाइल। हाँ, मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी सबसे ज़्यादा फास्ट है। वो कैसे कि जो दूसरी मेडिसिन आप सर लेते हैं वो आपके थ्रू स्टमक के डाइजेस्ट होकर ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में जाती है, जबकि होम्योपैथिक जो है वो फास्ट है, आपके पलकते झपकते में भी आपका काम करती है। वो कैसे कि आपकी जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो आपका नर्वस सिस्टम है। मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह आपने बात की कि जो होम्योपैथी कैसे काम कर सकती है रमज़ान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अगर आप फास्टिंग में रोज़ा भी आपने रखा हुआ है, इस दौरान आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है, चाहे आपको गैस हो गई है, बदहज़मी हो गई है, मैदे में प्रॉब्लम हो गई है, या कोई सर में दर्द हो गया, तो आप फिर भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन आपका रोज़ा भी नहीं टूटता। वो कैसे कि अगर आप वो ड्रॉप आप अपनी उंगलियों पर डाल दें, यहाँ पर आप डाल देंगे, तो वो मेडिसिन उतना ही काम करेगी जितना आपने ओरली इनटेक किया होगा, लेकिन आपका रोज़ा भी नहीं टूटेगा और उतनी फास्ट काम करती है। मिसाल को तो जिस तरह आपने ख़ासकर अफ्तारी के बाद आपने बात की कि फ़ौरन मैदे में इंडाइजेशन हो जाती है, भारीपन हो जाता है, तो वहाँ मैं 2-3 मेडिसिन का आपके सामने जिक्र करूँगा कि आप अगर वो आप लें तो जो आपने कहा कि वो बहुत देर तक असर करती है, तो मैं समझता हूँ आप 10 मिनट के अंदर देखिएगा अगर रिजल्ट ना आया। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये जो होम्योपैथिक में मुझे दवाएं दी जाती हैं वाइट कलर की छोटी छोटी मीठी, अब कहते हैं खाई जाओ तो इस वजह से कॉन्सेप्ट यही बन गया ना, खाई जाओ। मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि जो भी बीमारी है, कुछ भी है, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स तो बस वो एक दवाई मीठी सी दे देते हैं और वो बस खाते ही रहो आप। वो एक उसको हम कहते हैं व्हीकल कहते हैं, वो एक सोर्स है जिसके ऊपर हम मेडिसिन डाल के देते हैं। इस तरह मैंने बताया कि मेडिसिन लेने के ना 2-3 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट ओरली ज़ुबान पे कतरे भी डाल ले सकते हैं, पानी में डाल के ले सकते हैं। फिर वो जो आपने बात की मीठी गोलियाँ जो मशहूर है हमारे, बेसिकली जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बिटर टेस्ट होता है उसका। तो वो मीठी गोलियों के ऊपर डाल के जब देते हैं तो सारा उनका लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि शायद ये मीठी गोली हैं और एक ही तरह की सारी दवाई होती है। हालांकि एक तरह की दवाई नहीं होती, वो हर दवाई एक डिफरेंट होती है, हर डिजीज़ के हवाले से, हर प्रॉब्लम के हवाले से। लेकिन वो जो हम मीठी गोलियाँ जो यूज़ करते हैं एज ए व्हीकल के तौर पर, एज ए सोर्स के तौर पर,
अब हाथ पे डालने ही काम कर जाती है जितना कि आप ओरली ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि होम्योपैथिक में अक्सर डॉक्टर्स जिस भी होम्योपैथिक के पास आप जाते हैं तो वो आपको परहेज़ के हवाले से भी बताता है कि आपको इन चीज़ों की से परहेज़ करनी चाहिए। तो अभी जो भी नाज़रीन हमें सुन रहे हैं इस इफ्तार ट्रांसमिशन में, मैदे की तज़ाबित के हवाले से हम स्पेशली आज बात कर रहे हैं, या फिर जो इम्यून सिस्टम आपको उसकी ख़राबी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान, स्पेशली आफ्टर इफ्तार जो हम एकदम टूट पड़ते हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात आप बताते हैं अपने पेशेंट्स को? जी, जिसे देखें परहेज़ तो कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है। बेहतर। तो वो जितना आप तैयार देखें, एक तो मैं समझता हूँ फास्टिंग, अब सारा दिन आप 10 से 12 घंटे जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो फिर एकदम से आपको थोड़ी सी खासकर इफ्तारी के वक्त एहतियात करनी चाहिए। बाद लोगों का देखें बीपी भी बहुत लो हो चुका होता है, शुगर भी बहुत लो हो चुकी थी, तो एक सुन्नत तरीका सबसे पहले ये है कि आप उसको 1-2 खजूर के साथ इफ्तार करें, ताकि आपकी जो एनर्जी लो हो चुकी है पूरे दिन में, उससे आपको फ़ौरन एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, एकदम फ़ौरन पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, उससे ये होता है कि आप एकदम जब पानी इनटेक ज़्यादा करेंगे तो आपकी किडनी पे भी असर पड़ सकता है। फिर अक्सर आप देखें कि आजकल ये चाट, पकौड़े, समोसे एकदम स्टार्ट में ही लेना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जो बदहज़मी, गैस ट्रबल और जो हैवीनेस हो जाती है वो शुरू करती है। तो फ्रूट चाट ले लें, उसके साथ खजूर लें, थोड़ा सा करें। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आप साथ खाना शुरू कर दें ताकि वो आपके मैदे के अंदर तज़ाबियत ना हो, पानी का थोड़ा इस्तेमाल कर लें। एकदम आप फ्रूट चाट पे या सारी जो चना चाट है या दही बल्ले उन पे एसिडिटी पे ना जाएं ताकि आपको मैदे में एसिडिटी वगैरह ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर लोगों का, हम तो वैसे ये समझते हैं कि रोज़े में थोड़ा वेट जो है आपका गिर जाता है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट गेन भी हो जाता मेरा है। पिछले साल नहीं हुआ था, पूरा हाँ, फुटबॉल बिल्कुल। बन गया था। इनका भी हो गया था। तो ऐसे लोगों को फिर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? वैसे तो रोज़ा तो एक बेहतरीन आपका डाइट प्लान है। मैं समझता हूँ कि इससे अगर जिस तरह देखें अपना इंसुलिन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन क्या करती है कि वो ग्लूकोज को आपके सेल तक लेके जाती है। लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि चूँकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे आपको बॉडी को जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके फ़ैट को यूटिलाइज़ करती है। अच्छा। वो बतौर उसको ईंधन या एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती है। उससे ये होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट होता है, चाहे वो लीवर में है या आपकी बेली फैट है, वो आस्ते आस्ते कम हो जाती है। जो आपने बात की कि कुछ लोगों का बढ़ जाता है, जो वो मैंने देखा है जो कि रमज़ान में भी जो एक बड़ा अच्छा आपको है कि डाइट करनी चाहिए। लोगों को मैं देखा है कि उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो आपको दिन को आप कम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे होते हैं, वो आपको इफ्तार के बाद आप सर पूरा वो कर कैलोरी देते हैं। इंटेक के ऊपर भी होता है ना। एक तरफ आप अगर एक चावल की प्लेट खा दें या 2 रोटियां खा दें तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप 11-12 घंटे से भूखे हैं। हम करते हैं कि हमारे यहाँ, जिस तरह मैंने पिछले साल अपने ऊपर ये तजुर्बा भी किया, तजुर्बा क्या किया वो हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक हॉट पॉट रखा होता है पकौड़ों का, ठीक है, वो आप ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उसमें जितने पकौड़े होते हैं इतने पूरे, आप अगर दस्तरखान में रोटी रखी होगी ना उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती जितनी आप इंटेक कर रहे वो हो। आप सारी उस टाइम आप पूरी कर लेते हैं ना। जी। इसलिए मैंने कहा कि अगर और समझ भी नहीं आ रही होती ना, लाइट डाइट है, ले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा अतदाल पसंदी से काम लें तो मैं सोचता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट होता है कि रमज़ान में आपको एक पूरा मौका मिल जाता है कि आपने आपको फिट करने का। क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियाँ हैं वो आपकी डाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे शुगर एक वन ऑफ द डिजीज़ है, वो कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि वो इसको कहते हैं स्टमक डिसऑर्डर है। वो उसका आपका तल्लक रहन सहन से, आपके खाने पीने से ज़्यादा है। तो आजकल जो मैं समझता हूँ जो 90% शुगर है वो आपके फैटी लीवर की वजह से है। फैटी लीवर क्या है? वो आपका इंटेक है, आपके डाइजेशन वाला आपकी जो खुराक है, खाना पीना बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये है कि अगर लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ भी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसके बाद एक फक्की भी बनाई होती है लोगों ने कि अगर हम वो खा लें तो उससे भी हाजमा हो जाता है। उसको आप सजेस्ट करते हैं लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ हमारी अपनी जो पक्की है होम्योपैथिक में वो सबसे बेस्ट है। मैं एक ये मेडिसिन फक्की की आदत आपने ही लोगों को डाली है कि फक्की होनी चाहिए, बाकी खाई जाओ। अक्सर मैंने लोगों को देखा उससे है भी वो बेस्ट फक्की है। खा पक्की से भी जो मैं आपको बताऊँ, जो मेडिसिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारी मेडिसिन है नक्स होमिका अच्छा अच्छा 30। अगर आप वो यूज़ करें कि आप किसी जगह जितना मर्जी आप खाना खा लें, आप उसके साथ 2-4 ड्रॉप आखिर में लेंगे तो आपको कोई गैस ट्रबल, आपको हैवीनेस या नहीं होगी। इसके साथ साथ एक और मेडिसिन हमारी है पल्साटीला, अच्छा जो कि ख़ासकर उस एरिया में काम करती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, चिकनाई ले रहे होते हैं। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं और साथ आप ये पल्साटीला 200 की एक डोज़ ले लें,
तो मैं समझता हूँ पक्की से कई गुना आपको विद इन अगर टाइम इसका आपको फर्क रेगुलर इस्तेमाल करें तो कोई मसला तो पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारी वैसे भी होम्योपैथिक में हाँ, होम्योपैथिक में कोई तो फर्क नहीं वैसे भी होता। डॉक्टर साहब, आप मरीजों को उसी तरह से चेक करते हैं जिस तरह से सारी रिपोर्ट सामने रख के उसके बाद आप बिल्कुल, फैसला करते हैं? तमाम चीज़ों को देखा जाता है, आपकी रिपोर्ट्स को, आपकी साइन एंड History सिम्टम सारी को, देखी जाती है। सारी चीज़ों को उसी तरह देखते हैं। लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा हमारी मेडिसिन का या देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी तो वही मेथड हम भी यूज़ करते हैं। सही हो गया। और यूजली वैसे ये इतना क्यों टाइम लेता है, ये कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर कर दें तो? मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्ट है। अच्छा। ये मैं वो सारे लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते या जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो लोग ही कर सकते कर हैं। सकते जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉपर सीख के आए होते हैं, तो वो सवाल नहीं पता। इस तरह मैंने आपको बताया कि आपका जो हमारी मेडिसिन का जो एक्शन है, वो मोड ऑफ एक्शन जो है वो आपका नर्वस सिस्टम है। Nervous आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम कितनी देर में एक्टिव होता है। आप आंखें पलक झपका रहे हैं तो कितना टाइम लगता है। इसी तरह हमारी मेडिसिन भी आपने यहाँ डाली, विद इन नो टाइम वो आप। हाँ, उसमें ये है कि आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ की है, पोटेंसी कौन सी की है, रेमेडी क्या दी उसके है, ऊपर वो बहुत डिपेंड important करता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच Thank फॉर you so ज्वाइनिंग अस। होम्योपैथिक डॉक्टर सईद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बड़े ही अच्छे तरीके से हमें बता रहे थे कि किस तरह से हम अपनी रमज़ान की रूटीन को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।